हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम अणुसंख्या गुणधर्म पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। अगला चैप्टर हमारा वैद्युत रसायन है, जिससे अक्सर 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली एक प्रश्न आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उसको ये है कि नामांकित रेखा चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके आते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना होगा, ठीक है। और विभव क्या होता है इसके बारे में आप लोग भौतिक विज्ञान में बृहद रूप से पढ़ चुके हैं। हम आज उतना ही पढ़ेंगे जितना रसायन में उसका वर्णन है, या जितना आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जानने के लिए जितना जानकारी जरूरी है। तो इलेक्ट्रोड शब्द आते ही आपके दिमाग में ये लगता है कि इलेक्ट्रोड मतलब क्या। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है किसी भी धातु का छड़। समझ रहे हैं बात को आप? किसी भी धातु का छड़, इलेक्ट्रोड का आशय ये है। अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं, आप जनरली इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड या और एक ऋण इलेक्ट्रोड। और अन्य नामों से भी जब कई बार उपयोग करते हैं तो एनोड और कैथोड के नाम से भी आप वैद्युत रसायन चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने से पहले हमको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना हो, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, पहले उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड विभव, देखिए आप देख सकते हैं कि जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के लवण के विलयन के संपर्क में रखने पर, ठीक है, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के विलयन में जब आप रखते हैं तो इलेक्ट्रोडों को ये प्रकृति है कि इलेक्ट्रोड के परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन खोकर उसके धन आयन जो हैं विलयन में चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रोडों में ऐसी प्रवृत्ति है कि जो इलेक्ट्रोड है उसी के धातु आयन जो विलयन में उपस्थित है उस इलेक्ट्रोड पर आके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जम जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोडों में 2 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है। एक वे इलेक्ट्रोड जो स्वयं अपना इलेक्ट्रॉन, उसके परमाणु स्वयं इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं और उसके धातु आयन विलयन में चले जा रहे हैं। और दूसरा है कि धातु विलयन, जो धातु आयन जो विलयन में है मौजूद, वे इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जा रहे हैं, जम जा रहे हैं। तो इसके 2 कंडीशन है। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के लवण के विलयन के संपर्क में रखने पर धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धातु आयन में बदल कर विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस समय जो आप रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये देखते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि धातु इलेक्ट्रोड का जो एटम है, जो परमाणु है, धातु इलेक्ट्रोड का जो परमाणु है वो जनरली खुद के ही लवण में, कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं, एक पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए कि आप एक जिंक इलेक्ट्रोड डाले हैं। हम बोले इलेक्ट्रोड का आशय क्या, छड़ से है। तो जब आप जिंक का इलेक्ट्रोड इसमें डाले हैं तो यहाँ पास जो सॉल्यूशन होगा, इसमें यहाँ पास जो सॉल्यूशन होगा वो उसी धातु का होगा, उसी धातु का लवण होगा। अगर ये छड़ जो है जिंक है तो यहाँ पास ये जो सॉल्यूशन होगा ये जिंक सल्फेट होगा या और कोई जिंक का लवण होगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो जिंक है ये अभी क्या है, ठोस अवस्था में है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, वो कई जिंक परमाणुओं से बना है। तो उसके परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, धन आयन बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद। तो ये जो जिंक धन आयन है वो किस में चला जाएगा, विलयन में चला जाएगा। और जो इसके खोए हुए इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोड पर क्या आकर जम जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है। इस अभिक्रिया को ऐसा ही दिखाया गया है। क्योंकि हम उदाहरण के रूप में जिंक लिए हैं इसलिए जिंक को यहाँ क्लियर कर दिए हैं। लेकिन किसी भी जब परमाणु का या किसी भी इलेक्ट्रोड का बात किया जाएगा तो उसके लिए हम जो धातु का बात किया है एम है, वो इलेक्ट्रोड के रूप में है तो सॉलिड स्टेज में है। जब ये इलेक्ट्रॉन खोता है, मान लेते हैं कि एम परमाणु जो है जो इलेक्ट्रोड का है वो Ne इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, धन आयन बन गया। और धन आयन बन गया तो इस विलयन में आया, जलीय विलयन में आया। तो ये AQ शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। AQ मतलब एक्वस, कि वो अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है और उसके इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोड पर हैं और जो धन आयन है वो विलयन में चला गया है। और विलयन जलीय है मतलब जल में उसको
घोला गया है। इस प्रकार धातु और उसके आयनों के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अर्ध सेल या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्ध सेल या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये अर्ध सेल वाला कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा जब अपना अगला क्लास होगा विद्युत रासायनिक सेल का। थोड़ा सा आगे पेज में देखिए, आगे पेज में देखेंगे तो देखिए क्या लिखता है कि अर्ध सेल या एकल इलेक्ट्रोड विभव है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। क्या होता है? एक आक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। अब आक्सीकरण विभव कब होता है और अपचयन विभव कब होता है? ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रोड द्वारा, मतलब जब इलेक्ट्रोड का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या आक्सीकृत होता है, तो उसके होने से जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आक्सीकरण विभव। शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि आक्सीकरण होने से, समझ रहे हो बात को? आक्सीकृत होने से या इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आक्सीकरण विभव बोलते हैं। और दूसरा जो अपचयन विभव है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या अपचयन होने से जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपचयन विभव बोलते हैं। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। थोड़ा सा इसको और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण विभव के बारे में जब जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति से उत्पन्न विभव को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण विभव बोला जाता है। बात क्लियर हो रहा है? यहाँ पर सब देख भी पा रहे हैं कि अगर कोई भी मेटल का बात किया जाए तो Ne इलेक्ट्रॉन करके Mn पॉजिटिव आयन में क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकृत हो जा रहा है। अगर उस मेटल के जगह हम जिंक परमाणु की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड परमाणु से जिंक क्या होगा? जिंक आयनों में परिवर्तित हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो यहाँ पास जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। दूसरा कंडीशन देखिए, है ना, मतलब उसका डायग्राम देखिए जो हम बता रहे थे शब्दों में कि यहाँ देखिए, एक पात्र में जो है जिंक सल्फेट का विलयन है या जिंक के कोई और भी लवण हो सकते हैं, जिंक क्लोराइड वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। हम यहाँ बता रहे हैं कि ZnSO4 का क्या है? ये साल्ट है, लवण है, ठीक है। इसमें जो है जिंक का एक छड़ डाला गया है जिसको आप अपने भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा क्या है? जिंक एलिमेंट, जिंक परमाणु से बना हुआ है। तब जब यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा? अभी क्या है? अभी जो है इलेक्ट्रोड के रूप में है तो क्या है? ठोस अवस्था में है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये क्या हो जाएगा? Zn डबल पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब चूंकि कह रहा है कि ये परमाणु जो है जब अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसका जो जिंक आयन है वो किस में आ जाता है? विलयन में आ जाता है। और इसके इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आ जाते हैं? उस इलेक्ट्रोड पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। और इसके चारों ओर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो एक और एक लेयर धन आवेश का बन रहा है और एक लेयर ऋण आवेश का बन रहा है। तो इनके मध्य में ऑलरेडी क्या हो जाएगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा। हो जाएगा ना विभव उत्पन्न। तो ये विभव उत्पन्न होगा तो किस अभिक्रिया के दौरान हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान हुआ। तो यहाँ पास जो विभव का नाम दिया जाएगा तो कौन सा विभव का नाम दिया जाएगा? ऑक्सीकरण विभव का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ऑक्सीकरण हो रहा है ये बात को कैसे जाने? तो बड़ी आसानी है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना मतलब ऑक्सीकरण होना। यहाँ पास ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक इसका कितना है? 0। लेकिन यहाँ आएंगे तो कितना है इसका ऑक्सीकरण अंक? +2। मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ पास जो विभव उत्पन्न हुआ है उस विभव को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अपचयन विभव। पहला कंडीशन को ध्यान रखेंगे तो दूसरा कंडीशन अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पहला कंडीशन हम क्या देखे? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण। और दूसरा कंडीशन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण। तो यहाँ पर देखिएगा कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या अपचयित होने की प्रवृत्ति से उत्पन्न विभव को क्या बोला जाता है? अपचयन विभव बोला जाता है। यहाँ पास हम एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए जलीय विलयन में घुला हुआ एक धातु आयन है
जिसको हम लिखे हैं Mn पॉजिटिव, ये Ne इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और ये किस अवस्था में बदल जा रहा है, ठोस अवस्था में बदल जा रहा है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें तो हम यहाँ ले लिए हैं कॉपर का आयन ले लिए हैं, कॉपर 2 धन आयन का, जो AQ का अर्थ है कि क्या है, जलीय विलयन में अवेलेबल है, और जैसा ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये क्या बन जाता है, कॉपर ठोस अवस्था में। यहाँ पर सभी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आप देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है तो जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम क्या होगा, अपचयन विभव होगा। तो जब अपचयन विभव होगा तो इसको देखिए डायग्राम के माध्यम से देखिए कि अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन, उसी के लवण के विलयन में डाले हैं तब क्या होगा उसको देखिएगा। तब क्या होगा कि ऑलरेडी इसमें मान लीजिए कि आप सॉल्यूशन के रूप में CuSO4 का बात किए हैं, कॉपर के सल्फेट का बात किए हैं। अब इसमें क्या किए हैं, आप कॉपर धातु डाल दिए हैं। तो जब कॉपर धातु को आप डालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये जो है Cu डबल पॉजिटिव जो विलयन है यहाँ पास पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो ये वाला प्रकृति क्या हो जाएगा, थोड़ा धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पास ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पास जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अपचयन विभव होगा। एकदम कॉमन चीज है कि जब पहला ऑक्सीकरण विभव है तो इलेक्ट्रोड क्या हो जा रहा है, ऋण आवेशित हो जा रहा है, और जब अपचयन विभव का बात किया जा रहा है तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जा रहा है, धन आवेशित हो जा रहा है। आखिर ये उत्पन्न होता कैसे है, तो उत्पन्न कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए उत्पन्न कैसे होता है, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम है ना एक भौतिक वैज्ञानिक थे नर्नस्ट। कौन थे, नर्नस्ट, उन्होंने किया था। किन्होंने किया था, नर्नस्ट ने किया था। वो ये बोलते हैं कि सभी क्षणों में या धातु इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और वहां पास जो मतलब क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको जो बोला जाता है, देखिएगा आगे इसको हम पढ़ते हैं कि इसकी व्याख्या भौतिक वैज्ञानिक नर्नस्ट ने किया था। यदि धातु के परमाणु धातु को छोड़कर धन आयन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है तो धातु के इस प्रवृत्ति को धातु विलयन दाब कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड लिए हैं आप, उसको उसका जो परमाणु है अपना इलेक्ट्रॉन खोकर विलयन में जाने की प्रवृत्ति रख रहा है, उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत विलयन दाब कहते हैं। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन धातु के छड़ पर अर्थात इलेक्ट्रोड पर ही रहते हैं, जिससे धातु का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और दूसरा कंडीशन जो बनता है कि इसके विपरीत विलयन में उपस्थित धातु धन आयन का विलयन छोड़कर परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमने की प्रवृत्ति होती है। आयनों के इस प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, आयनों का प्रासरण दाब कहा जाता है। इस क्रिया में धातु आयन धातु के छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना धन आवेश संतुलित करते हैं, जिससे धातु इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो जाता है, जिसको आप यहाँ पास देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस डायग्राम के माध्यम से देखिए दोनों प्रोसेस को दिया गया है, यहाँ पास जो उत्पन्न हो रहा है और जो यहाँ पास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ जो है धातु इलेक्ट्रॉन खोकर विलयन में आ रहा है, और यहाँ जो है जो विलयन में आयन मौजूद है वो इलेक्ट्रोड पर जाके जमा हो रहा है। ठीक है, वो अपना धन आवेश को बैलेंस करने के लिए लगातार इलेक्ट्रॉन खोते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये जो है उस समय एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, और उस साम्य अवस्था पर जो यहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। अगर ऑक्सीकरण के कारण हुआ है तो ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन के कारण हुआ है तो क्या हो जाएगा, अपचयन विभव हो जाएगा। अब इन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों को मापना जरूरी है कि किस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना उत्पन्न हुआ है। तो उसको मापने के लिए आपको एक यंत्र की जरूरत है, और जब यंत्र की जरूरत है तो यंत्र को बनाना पड़ेगा। तो यंत्र को बनाया गया, उसी का नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड शब्द का देखिए या मानकता का बात कब आता है कि जब किसी प्रयोग के दौरान या किसी अभिक्रिया के दौरान आप टेम्परेचर को रखते हैं 298 केल्विन। कितना रखते हैं? 298 केल्विन। आप जो प्रेशर है उसको रखते हैं 1 एटीएम। आप जो सांद्रता है उसकी सांद्रता को रखते हैं 1 मोल। तो इस कंडीशन में जो भी मतलब वैल्यू निकाला गया या कैलकुलेट किया गया वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। वो कौन सा वैल्यू होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, मानक वैल्यू होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पास मानक शब्द का प्रयोग इसी में किया गया है कि जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, टेम्परेचर है 298 केल्विन है, सांद्रता जो है 1 मोल है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोड विभव का कैलकुलेशन किया जाएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होगा। जब कंडीशन स्टैंडर्ड है तो अगला जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पास आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये पूरा जानकारी अवेलेबल है। इसको रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर देखिए कि कहाँ आप फंस रहे हैं। एक बार हम इसका व्याख्या आपके सामने फिर से कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी आसानी से याद हो जाए। तो जो मैं व्याख्या बोल रहा हूँ उसी व्याख्या को सुनिए और याद कीजिए। इसमें करते क्या है कि एक आप पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पात्र लेते हैं। इसमें स्टैंडर्ड का बात किया जा रहा है। तो इसमें जो सॉल्यूशन प्रयोग किया जाएगा, जो मतलब विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाएगा, उसकी सांद्रता क्या होगी? 1 मोल। विद्युत अपघट्य के रूप में जो पदार्थ लिए हैं वो क्या है? HCl लिए हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम तार से एक यहाँ पास हम प्लेटिनम की पत्ती लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लेटिनम की हम यहाँ पत्ती लगा देते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? टोटली ये बात को समझ रहे हैं? यहाँ पास ये वाला भाग जो है, इतना भाग मरकरी में डूबा रहता है। किसमें डूबा रहता है? मरकरी में डूबा रहता है। बाकी इसको ऐसे हम कवर कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा पूरा एक कांच के एक उल्टे यू नली से पूरा इस सिस्टम को हम क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। ये पूरा को हम क्या कर दिए? कांच के एक उल्टे यू नली से ऐसे ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, ये है। यहाँ पास एक छिद्र रहता है। ठीक है, छिद्र क्या कहेंगे? यहाँ पास एक नालिका रहता है। ठीक है, यहाँ पास एक नालिका है ना, जहां से क्या प्रवाहित किया जाता है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है? याद रहेगा, हाइड्रोजन गैस। इस समय प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडल। कितना होना चाहिए? 1 एटीएम, अर्थात 1 वायुमंडल होना चाहिए। अब एटीएम का फुल फॉर्म? एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा है ना। 1 वायुमंडल दाब पर जैसा ही हाइड्रोजन गैस को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेटिनम की प्लेट है इसमें प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की रहती है। किसकी कोटिंग की रहती है? प्लेटिनम ब्लैक की। मतलब प्लेटिनम और कार्बन के मिश्रण को लेपा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसा ही इसमें हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो कुछ हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा? अधिशोषित होगा। और जो अधिशोषित नहीं होगा वो बुलबुले के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि जब एक वायुमंडल दाब पर इस उल्टे कांच यू आकार के उल्टे कांच के जैकेट से जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन की कुछ मात्रा प्लेटिनम की इस पत्ती पर अधिशोषित हो जाती है और जो अधिशोषित नहीं होती है बुलबुले के रूप में वो बाहर निकलती है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन पहुंचती है तो हाइड्रोजन के पास 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? 2 प्रकार की अभिक्रियाओं की संभावना है। एक अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण की हो सकती है और दूसरी अपचयन की हो सकती है। आप जब देखे ऑक्सीकरण विभव में जो हम उदाहरण लिए थे जिंक का लिए थे, तो जिंक में क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। जब हम कॉपर का उदाहरण लिए थे तो वहां क्या हो रहा था? अपचयन। लेकिन इसमें दोनों अभिक्रियाएं संभव है कि ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो उस समय इसके विभव को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। और जब अपचयन विभव होगा जब अपचयन होगा तब उसके विभव को क्या बोलेंगे? अपचयन विभव बोलेंगे। और दोनों का वैल्यू जो है आंकिक वैल्यू बराबर होगा, लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग होगा। एक धनात्मक होगा तो हो सकता है एक ऋणात्मक होगा। तो जो समान वैल्यू धनात्मक और ऋणात्मक को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना लिया जाता है? कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है।
तो मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? याद रहेगा? याद रहेगा ना? कंफर्म है ना बात? तो जब दोनों अभिक्रियाएं होगी तो ये अभिक्रिया को भी देख लीजिए, अभिक्रिया कैसे होगी ये देखिए। ये आपको LHS RHS पर उतना अभी फिलहाल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। LHS RHS का प्रयोग जनरली तब करते हैं जब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से एक को और जोड़ देते हैं, एक और जिसका हमको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है किसी धातु का। देखिएगा यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को इस प्रकार से लिखा जाता है कि एक वायुमंडल दाब पर, यह आपका कॉमन चीज है, आप समझ रहे हैं इस बात को, एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कहाँ पहुंचता है? प्लेटिनम के प्लेट पर, और वहां उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन बना लेता है और वो 1 मोल HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें चला जाता है। यहाँ पर देखिए एक बार कि जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया तो यहाँ पहुंचा, यहाँ अधिशोषित हुआ, तो हाइड्रोजन क्या में बदल जाएगा? 2H पॉजिटिव आयनों में, और 2H पॉजिटिव आयन यहाँ की इसमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, और यहाँ पर कितना है? +1। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना मतलब क्या? ऑक्सीकरण होना। आगे देखिए, तो यहाँ पास उसी को शो किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यदि क्या होता है? अपचयन होता है, तो अपचयन होगा तो यहाँ पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 हो रहा है ना। तो ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है, अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड के भांति भी कार्य करेगा और कैथोड के भांति भी कार्य करेगा। तो उनका कॉमन जो इलेक्ट्रोड विभव निकलता है वो कितना निकलता है? 0 निकलता है। याद रहेगा? और इसको दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा कि 2H पॉजिटिव सॉल्यूशन में है, उस समय उसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल है। कब? जब ये किसके भांति कार्य करता है? कैथोड के भांति, तब इसको ऐसे दर्शाएंगे, है ना। और जब एनोड के भांति कार्य करता है तब इसको ऐसे दर्शाएंगे। इसको दर्शाने का तरीका ये है, एक बार लिख देते हैं। जब एनोड के जैसा कार्य करता है तो H2 एक वायुमंडल दाब पर जब प्रवाहित किया गया प्लेटिनम के पत्ती पर, तब वो हाइड्रोजन आयनों में बदल गया और 1 मोल विलयन वाले सांद्रता में चला गया। जब कैथोड के भांति कार्य कर रहा था तो जो विलयन में हाइड्रोजन आयन था वो कहाँ था? 1 मोल सॉल्यूशन में था। और अब क्या है कि एक वायुमंडल दाब पर प्लेटिनम के पत्ती पर आके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये किस में बदल जाता है? हाइड्रोजन में बदल जाता है। क्लियर हो गया ये बात? अब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इतना क्रांतिकारी मतलब इन्वेंशन हुआ कि अब किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापना क्या हो गया? बहुत ही सरल हो गया। तो कैसे मापा गया? यहीं पास देख लेते हैं। देखिएगा मापना कितना आसान और कितना सही हो गया। विवेक तो अच्छा सेटिंग किया है इसका, है ना। देखते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने आपने बनाया है ना। तो देखिएगा ये हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है विनय? संजीत, झूठ नहीं ना बोल रहा है संजीत? ये आपका क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना बच्चे लोग? इतना तो समझ रहे हो ना? क्यों? अब यहां पास है, मान लीजिए कि जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को आपको क्या करना है? निकालना है। तो जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को निकालना है तो एक पात्र लीजिए और इसमें 1 मोल क्या रखिए? जिंक सल्फेट का विलयन रखिए और इसमें क्या कर दीजिए? जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है अर्थात जिंक का निकालना है, तो यहाँ पास जिंक का क्या कर दीजिए? इलेक्ट्रोड को डाल दीजिए। यहाँ से वायर इसका निकला है, यहाँ से एक तार ऐसा निकला है, दोनों तार के मध्य में एक वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए और यहाँ पास एक जो उपकरण है जो 2 अर्ध सेलों को जोड़कर क्या करता है? एक कंप्लीट सेल बनाता है। तो इस उपकरण का नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? ये तो पूरा सेल को ना कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल थोड़ी है? ये तो हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव मापने का ना कर रहे हैं जी। गैल्वेनिक सेल आगे पढ़ेंगे हम। इस उपकरण को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। इस उपकरण का नाम क्या है? लवण सेतु। क्या नाम है? साल्ट ब्रिज, जो 2 अर्ध सेलों को जोड़कर क्या करता है? एक अर्ध सेल बनाता है। और जब यहाँ पास विद्युत की क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, तो यहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा
तो यहाँ पास से इलेक्ट्रोड विभव का क्या कर लिया जाएगा, मापन किया जाएगा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पास जो सेल का विभव मापन किया जाएगा उसको सेल विभव कहेंगे। तो ये विभव किसके कारण उत्पन्न हुआ है, जो आंकिक वैल्यू आया है किसके कारण हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से आया है कि जिंक की वजह से आया है, जिंक की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, 0 है। तो जो सेल विभव आया है वो जनरली किसके कारण आया है, जिंक के कारण आया है। तो जिस धातु का आपका इलेक्ट्रोड विभव मापना है उसको लवण सेतु के माध्यम से SHE अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से जोड़ते जाइए और उनका इलेक्ट्रोड विभव का कैलकुलेशन करते जाइए। ठीक है, कैसे करते हैं, इसका आंकिक वैल्यू सेलों का कैसे निकाला जाता है, अगला वीडियो हमारा इस पर ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।